गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पांचवा भौतिक प्रदेश समुद्र तटीय प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे, चार भौतिक प्रदेश पढ़ लिए। हिमालय पर्वत, उत्तर का विशाल मैदान, थार का मरुस्थल, दक्षिण का पठार और पांचवा भौतिक प्रदेश है समुद्र तटीय प्रदेश। ठीक है, अब देखो समुद्र तटीय प्रदेश कहाँ है। तो अब तक आपको ये तो पता चल गया होगा कि भारत के जिन क्षेत्रों में सागर है, जिन क्षेत्रों में सागर से सीमा लगती है, समुद्र से सीमा लगती है, उस स्थलीय भाग को कहते हैं तटीय प्रदेश। तट यानी होते हैं किनारे, और किनारे वो भाग होते हैं, वो स्थलीय भाग होते हैं जो जल से ढके हुए रहते हैं, जल से घिरे हुए रहते हैं। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि ये जो क्षेत्र होता है ये जल से ढका हुआ है। ये भाग जो है भारत का, ये स्थलीय भाग सागर से सटा हुआ होने के कारण इस भाग को तटीय प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तटीय प्रदेश, जिसको प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, दूसरी तरफ अरब सागर और नीचे है हिंद महासागर। ये तीनों ओर से जो भाग जल से घिरा हुआ है, जल से सटा हुआ है, इसको बोलते हैं तटीय प्रदेश। ऊपर का जो भाग है वो तटीय प्रदेश नहीं कहलाता क्योंकि उसके कोई भी सागर की सीमा नहीं लगती, सागर से सटा हुआ नहीं है। भारत का जो निचला भाग है, दक्षिणी जो भाग है, वो कहलाता है तटीय प्रदेश। भारत का मानचित्र आपने देखा होगा, ये इसका नीचे का भाग है और यही तटीय प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? तटीय प्रदेश। इन प्रदेशों का निर्माण या तो तटों के ऊपर उठने से हुआ है। ये जो तट है इनका निर्माण या तो इन तटों के ऊपर उठने से हुआ है या फिर जो नदियां बहती है उन नदियों के द्वारा लाकर बिछाई गई मिट्टी के कारण ये तट बने हैं। क्या बने हैं? ये तट। समझ गए बात को? तो इन तटों का निर्माण नदियों द्वारा बिछाई गई मिट्टियों से या तटों के ऊपर उठने से इनका निर्माण हुआ है। इन तटीय मैदानों को निम्न दो भागों में बांटा जा सकता है। भाई कितने भागों में? दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? एक है पश्चिमी तटीय प्रदेश और दूसरा है पूर्वी तटीय प्रदेश। ठीक है, यानी भारत का जो तटीय प्रदेश है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है, एक पश्चिमी तट और दूसरा पूर्वी तट। अब आपको बताना है इसमें पश्चिमी तट कौन सा है, पूर्वी तट कौन सा है। तो पश्चिम दिशा कौन सी होती है, पूर्व दिशा कौन सी होती है, वो आपको पता होना चाहिए, दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। बार बार आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। उत्तर किधर है, दक्षिण दिशा कहाँ है, पूर्व कहाँ है, पश्चिम कहाँ है। ठीक है, तो कल हमने प्रायद्वीपीय जो पठार पढ़ा था, दक्षिण का पठार पढ़ा था, उसमें भी दो घाट पढ़े थे, एक पूर्वी घाट, एक पश्चिमी घाट। ठीक है, तो उसी प्रकार ये जो तट है, ये जो किनारा है, ये कहलाता है पूर्वी तटीय प्रदेश।
क्योंकि ये पूर्व दिशा में है इसलिए इसको पूर्वी तटीय प्रदेश कहा जाता है, और ये पश्चिम दिशा में है इसलिए इसको बोलते हैं पश्चिमी तटीय प्रदेश। ठीक है, ये दो तट हो गए, यानी भारत का जो तटीय प्रदेश है उसको दो भागों में बांट दिया, एक पूर्वी तटीय प्रदेश और दूसरा पश्चिमी तटीय प्रदेश। पूर्वी तटीय प्रदेश जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक है, और पश्चिमी तटीय प्रदेश इस स्थान से स्टार्ट होता है, यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी तटीय प्रदेश की, इसकी पश्चिमी तटीय प्रदेश की। तो देखो पश्चिमी तटीय जो प्रदेश है वो इस स्थान पर आपने सुना होगा एक खाड़ी है जिसका नाम है खंबात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? खंबात की खाड़ी। यहां ये इस स्थान पर है खंबात की खाड़ी, और खंबात की खाड़ी से यहां इस स्थान पर है कुमारी अंतरीप। दिख रहा है क्या? कौन सा स्थान है? कुमारी अंतरीप। तो देखो पश्चिमी तटीय प्रदेश है उसका विस्तार है खंबात की खाड़ी से कुमारी अंतरीप तक। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम जो बिंदु है उसका नाम है कुमारी अंतरीप, और ये पश्चिमी तटीय प्रदेश फैला हुआ है कुमारी अंतरीप तक। कहां तक? कुमारी अंतरीप तक, जिसकी औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई, इस तट की औसत जो चौड़ाई है वो है 64 किलोमीटर। कितने किलोमीटर हुई? 64 किलोमीटर। ये जो चौड़ाई है ये है 64 किलोमीटर। फिर इसके बीच वाला भाग कौन सा आ जाता है? अरे इसके बीच वाला भाग कौन सा आ जाता है? ये प्रदेश तो कहलाता है तटीय प्रदेश, और बीच वाला जो भाग है ये बच गया, ये कहलाता है दक्षिण का पठार, जो हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है, तो इसकी औसत चौड़ाई है 64 किलोमीटर तथा ऊंचाई सागर तल से इसकी औसत ऊंचाई है 180 मीटर। तो औसत चौड़ाई हो गई कितनी? 64 किलोमीटर, और औसत ऊंचाई कितनी हो गई? 180 मीटर। किलोमीटर नहीं, 180 मीटर। ये औसत ऊंचाई है सागर तल से, समुद्र तल से औसत ऊंचाई है इस स्थान की 180 मीटर। यहां बहने वाली नदियां तीव्रगामी एवं छोटी है। यहां इस स्थान पर जो नदियां बहती है वो तीव्रगामी का मतलब तेज गति से चलने वाली है एवं छोटी नदियां हैं। क्यों भाई छोटी क्यों है? क्योंकि जितनी भी बड़ी नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर हमने कल एक पर्वत पढ़ा था पश्चिमी घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस तरफ जो नदियां आती है वो कहां से निकलती है? इस तरफ जो नदियां आती है वो निकलती है पूर्वी घाट से, और पूर्वी घाट से जो नदियां निकलती है वो ज्यादा बड़ी नदियां नहीं है, छोटी नदियां हैं। कैसी नदियां हैं? छोटी नदियां हैं। इस प्रदेश में अगर बड़े बंदरगाह देखे जाए, बंदरगाह नाम सुना होगा आपने, बंदरगाह।
जिसको पतन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पतन। पतंग नहीं, पतन। बंदरगाह किसे कहते हैं? तो देखो, तटों पर स्थित ऐसे स्थान जहां जहाज आकर रुकते हैं, सामान उतारते हैं, चढ़ाते हैं, उस स्थान को बोलते हैं बंदरगाह। क्या बोलते हैं? बंदरगाह। भाई जहाज जो है, पानी में चलने वाले जो जहाज हैं, वो अंदर तक थोड़ी जा सकते हैं। दिल्ली थोड़ी आ सकते हैं, नहीं आ सकते। जयपुर थोड़ी आ सकते हैं, नहीं आ सकते। वो केवल जल में चलते हैं। उनका जो बस स्टैंड, जिस प्रकार से अपने बस का जो स्टैंड होता है या फिर जैसे रेलवे का स्टेशन होता है, उसी प्रकार इनके ठहरने का, जो जहाज होते हैं उनके ठहरने का, रुकने का जो स्थान होता है, उसको बोलते हैं बंदरगाह। क्या बोलते हैं? बंदरगाह। तो देखो, इस तट पर दो प्रमुख बंदरगाह है। एक बंदरगाह है जिसको मुंबई बोलते हो आप। मुंबई सागर तट पर है भाई, सागर तट पर बसा हुआ शहर है। तो एक तो मुंबई बंदरगाह है और दूसरा बेंगलुरु। बेंगलुरु, ये दो प्रमुख बंदरगाह है जहां से बहुत सारे जहाज अन्य देशों में जाते हैं। ठीक है, ये दो प्रमुख बंदरगाह है इस तट के ऊपर। समझे बात? इसके बाद इस मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तथा दक्षिणी भाग को मालाबार कहते हैं। आप देखो, इसी स्थान की बात हो रही है, इसी तट की बात कर रहे हैं अभी। तो इसमें के दो भाग हैं। ऊपर वाला जो भाग है उसको बोलते हैं कोंकण तट। कौन सा तट है? कोंकण तट। और नीचे वाला जो भाग है, यहां से यहां कुमारी अंतरिक्ष तक, उसको बोलते हैं मालाबार तट। कौन सा तट है? मालाबार तट। इसको देखो भाई एक बार। अरे ऊपर वाला जो उत्तरी भाग है उसको बोलते हैं उत्तरी सरकार या कोंकण तट, जबकि नीचे वाला जो दक्षिणी भाग है उसको बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं? मालाबार तट। ठीक है, ये दो भागों में इसको बांटा गया है। इस क्षेत्र में बालू के ढेर पाए जाते हैं, क्योंकि नदियां जो मिट्टी बहाकर लाती है उसको तटों के ऊपर ही जमा कर देती है। तो यहाँ बालू के ढेर पाए जाते हैं। और इन क्षेत्रों में कहीं अस्थायी खारे पानी की झीलें भी पाई जाती है, जिनको लेगून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेगून। क्या होता है? जो रेत के तट होते हैं, रेत के जो टीले होते हैं, बालू रेत के, उन टीलों के बीच में कहीं कहीं खारा पानी बढ़ जाता है। ज्वार भाटे के कारण पानी उछलता है और जब वापस नीचे आता है तो उन गड्ढों में भर जाता है, जिससे यहाँ पर अस्थायी झीलें बन जाती है। उन अस्थायी झीलों को बोलते हैं लेगून। क्या बोलते हैं? लेगून। ठीक है, ये था भाई आपका पश्चिमी तट। कौन सा तट? पश्चिमी तट। ठीक है, देखो दोबारा देखना। पश्चिमी तट कहां से स्टार्ट होता है? खंबात की खाड़ी से कुमारी अंतरिक्ष तक। जिस तरफ अरब सागर है उसी तरफ पश्चिमी तट है। इसके बाद में इसकी औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है, ऊंचाई 180 मीटर है। इसके दो भाग है। ऊपर वाला भाग कोंकण तट या उत्तरी सरकार कहलाता है, नीचे वाला भाग मालाबार तट कहलाता है। यहाँ बालू के जमाव पाए जाते हैं, क्योंकि नदियां अपने साथ बालू मिट्टी लाती है, उसको किनारों पर ही जमा कर देती है। दो बड़े बंदरगाह पाए जाते हैं, मुंबई और बेंगलुरु। ठीक है, ये था आपका पश्चिमी
पश्चिमी तट। कौन सा तट? पश्चिमी तट। अब देखो हम बात करेंगे इस पूर्वी तट की। ये जो इधर वाला भाग है इसको बोलते हैं पूर्वी तट। तो पूर्वी तट की बात करें, देखो कल हमने पढ़ा था यहां पश्चिमी घाट पाया जाता है। पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट काफी ऊंचे हैं, सतत है और उनसे कई 12मासी नदियां निकलती है, जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इस प्रकार की कई नदियां निकलती है। और वो नदियां इधर जो पूर्वी घाट है उस पूर्वी घाट को काटती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ नदियां। अब देखो ये नदियां अपने साथ जो मिट्टियां बहा कर लाती है, उपजाऊ मिट्टियां, उन मिट्टियों को तट के ऊपर जमा कर देती है। इसके ऊपर तट के, तो ये जो तटीय भाग है ये उपजाऊ मिट्टियों से बना हुआ है। इससे बना हुआ है, उपजाऊ मिट्टियों से बना हुआ है तथा कहीं कहीं इसमें पुरानी चट्टानें भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पुरानी चट्टानें भी पाई जाती है। इसके उत्तरी भाग को, इसके भी देखो 2 भाग कर दिए, यहां से यहां तक एक भाग और फिर यहां से यहां तक दूसरा भाग। तो इसके उत्तरी भाग को बोलते हैं उत्तरी सरकार। क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार। इधर वाला कोंकण था, इधर वाला क्या है? उत्तरी सरकार। और इसके दक्षिणी भाग को बोलते हैं कोरोमंडल। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। कौन सा तट है भाई ये? कोरोमंडल तट। और इधर वाला ऊपर वाला है उत्तरी सरकार। कौन सा? उत्तरी सरकार। ये 2 भाग है। इसका निचला भाग जहां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी होकर गुजरती है, ये भाग है बंगाल की खाड़ी। ये सारी नदियां कौन सी खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये बात थी भाई। ये थे आपके पश्चिमी और पूर्वी तटीय प्रदेश। भारत के ऐसे भाग जो सागर से सटे हुए हैं, समुद्र से सटे हुए हैं। कई बड़े बंदरगाह भी हैं, जैसे यहाँ पश्चिम बंगाल में बड़ा बंदरगाह है जिसका नाम हल्दिया है, विशाखापट्टनम है, चेन्नई है। ये इस तट के ऊपर बड़े बंदरगाह हैं। ठीक है, ये बड़े बंदरगाह हैं जो पूर्वी तट के ऊपर हैं, जहां से विदेशों में वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है जहाजों के माध्यम से। ठीक है, ये 2 तट थे, एक पूर्वी और दूसरा पश्चिमी। अब आगे देखो आप, इसका महत्व है। तटीय प्रदेश का महत्व है। तटीय प्रदेश का महत्व है। देखो हमने सभी भौतिक प्रदेशों के महत्व पढ़े हैं, तटीय प्रदेश के भी कुछ महत्व है। तो देखो कौन कौन से महत्व है। पहला महत्व है, हमने देखा कि तटों के ऊपर नदियों के द्वारा लाकर बिछाई गई उपजाऊ मिट्टियां पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ तटों के ऊपर चावल की खेती, किसकी खेती? चावल की खेती अच्छी होती है।
चावल की पैदावार जो है वो अच्छी होती है तटों के ऊपर। इसके अलावा जैसे रबर है, रबड़ बोलते हो जिसको आप, रबर है, ताड़ है, नारियल है, काजू है, ये इस प्रकार के जो पेड़ हैं, काजू के पेड़, नारियल के पेड़, ताड़, रबड़ के पेड़, ये सबसे ज्यादा तटों के ऊपर ही पाए जाते हैं, सागर किनारों के ऊपर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? किनारों के ऊपर। तो भारत को जो ये चीजें प्राप्त होती है ये तटों से प्राप्त होती है। पहला फायदा इसका यही है, पहला मुद्दा इसका यही है। दूसरा, तटों के ऊपर मछलियां पकड़ी जाती है। क्या पकड़ी जाती है? मछलियां पकड़ी जाती है। जो इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन यापन का मुख्य आधार है। इस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनका मुख्य व्यवसाय है मछली पकड़ना। तो बहुत सारे लोगों को इन तटों के कारण रोजगार प्राप्त है, क्योंकि तटों से वो मछलियां पकड़ते हैं और मछलियां पकड़ने के कारण उनको रोजगार मिला हुआ है। तो बहुत से लोगों को इस क्षेत्र में मछलियों से क्या मिला हुआ है? रोजगार। तीसरा, इन्हीं तटों पर देश के बड़े बंदरगाह स्थित हैं, बड़े बंदरगाह स्थित हैं, जिससे वस्तुओं के आयात निर्यात में सुविधा प्राप्त होती है, सुविधा मिलती है। आयात निर्यात में क्या मिलती है? सुविधा। यानी कहने का मतलब देश के जो बड़े बंदरगाह हैं वो यही है, इन्हीं तटों के ऊपर है, और विदेशों से वस्तुओं का आयात निर्यात करने के लिए ये बंदरगाह सुविधा प्रदान करते हैं। फायदा है ना। चौथा फायदा, पश्चिमी जो तट है उस तट के ऊपर मोनोजाइट नाम की रेत पाई जाती है। कौन सी रेत पाई जाती है? मोनोजाइट नाम की रेत पाई जाती है, जिसका आणविक महत्व है। कैसा महत्व है? आणविक महत्व है, यानी ये जो अणु परमाणु वगैरह बनाने के लिए उस रेत का प्रयोग किया जाता है। परमाणु हथियार वगैरह, बम वगैरह जो बनाने के लिए है, मोनोजाइट नामक रेत का प्रयोग किया जाता है, और वो पश्चिमी तटों के ऊपर पाई जाती है। एक प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए यहाँ पर्यटक आते हैं। यानी प्राकृतिक सौंदर्य, समुद्र किनारों का आनंद लेने के लिए
यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए कई देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं हर वर्ष घूमने के लिए। कौन आते हैं? पर्यटक, जो यहाँ के कई लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं और देश को इससे इनकम होती है, आमदनी होती है पर्यटन से। ठीक है, ये 5 फायदे थे इसके। कितने? 5 फायदे थे। ठीक है, आगे देखो आप, ये यहां तक समझ में आया क्या सबके? समुद्र तटीय प्रदेश हमने पढ़ लिया। भारत का जो तटीय प्रदेश है उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक पश्चिमी तटीय प्रदेश और दूसरा पूर्वी तटीय प्रदेश। पश्चिमी जो तटीय प्रदेश है उसके बारे में हमने पढ़ लिया और पूर्वी तट के बारे में भी कुछ विशेषताएं हमने पढ़ी है। इसके बाद इसका महत्व हमने पढ़ा है। पहला महत्व है यहाँ कई फसलें उगाई जाती है, कई बहुमूल्य पेड़ पाए जाते हैं जिनसे रबड़, ताड़, नारियल, काजू प्राप्त होते हैं। दूसरा, इस क्षेत्र में तटों पर मछलियाँ पकड़ी जाती है मछुआरों के द्वारा, तो यहाँ के लोगों को इससे रोजगार प्राप्त है, रोजगार मिला हुआ है। तीसरा, देश के जो बड़े बंदरगाह है वो इन तटों पर स्थित है जिनसे वस्तुओं के आयात और निर्यात में सुविधा मिलती है। किसी दूसरे देश को वस्तुएं भेजनी हो या फिर वहाँ से मंगवानी हो तो इसी परिवहन के द्वारा मंगवाई जाती है, भेजी जाती है। चौथा फायदा, पश्चिमी तटों पर एक रेत पाई जाती है जिसका नाम है मोनोजाइट रेत। उसका आणविक महत्व है, अणु, परमाणु, ये जितने भी हथियार बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। और 5वां है, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए यहाँ देशी और विदेशी पर्यटक हर साल आते हैं। ठीक है, ये थे आपके समुद्र तटीय प्रदेश। 6वां देखो, अंतिम, द्वीप समूह। 6वां भौतिक प्रदेश है द्वीप समूह। देखो अभी द्वीप समूह है। द्वीप किसे कहते हैं? सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको द्वीप किसे कहते हैं। तो पहले भी मैंने आपको बताया है पिछली क्लासों में, कुछ ऐसे स्थलीय भाग होते हैं जैसे ये है, इस प्रकार से ये इस प्रकार की आकृतियां होती है जो सागर में पाई जाती है, समुद्र में पाई जाती है। इनके चारों ओर जल होता है, पानी होता है, ये चारों ओर जल से ढके हुए रहते हैं, पानी से ढके हुए रहते हैं। बस ये जो बीच का भाग है ये जल से बाहर दिखाई देता है, उभरा हुआ रहता है। और इनके ऊपर मानव के आवास है, मानव यहाँ पर रहते हैं और यहाँ आने जाने की सुविधा भी है। समझ गए?
तो देखो भारत का जो सागर है, भारत के नजदीकी जो समुद्र है, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, उनमें भी कुछ इस प्रकार के स्थल हैं जो चारों ओर से जल से ढके हुए हैं, बस कुछ भाग बाहर उभरा हुआ दिखाई देता है और उनके ऊपर लोग रहते हैं। उनको बोलते हैं द्वीप समूह। क्या बोलते हैं? द्वीप समूह। अर्थात द्वीप की परिभाषा पूछी जाए तो हम ये कह सकते हैं कि स्थल का ऐसा भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो उसको द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीप समूह। तो देखो हम द्वीप समूह क्यों पढ़ रहे हैं भाई? क्योंकि भारत का जो क्षेत्रफल है या भारत की जो भूमि है उसके अंतर्गत इन द्वीप समूहों को भी शामिल किया गया है, क्योंकि कुछ द्वीप समूह सागर में पड़े हुए हैं लेकिन वो भारत के अधिकार क्षेत्र में है। किसके अधिकार क्षेत्र में है? भारत के अधिकार क्षेत्र में, सागर में है। इसका मतलब वो भारत के सबसे नजदीक है, दूसरे देश यहाँ पर नहीं है, इसलिए वो भारत के अंतर्गत आते हैं, भारत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो वो भी भारत का ही हिस्सा है। जैसे मान लीजिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आपने नाम सुना होगा, लक्षद्वीप, तो ये भारत के द्वीप हैं, भारत के ही अंग हैं। ये थोड़ी सी भारत की मुख्य भूमि से दूर है, सागर में है, परंतु है भारत के ही अंग, जिनको भारत के केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं। अपन अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो देखो अब हम द्वीप समूह की बात करते हैं। देखो भारत के जो द्वीप है वो ज्यादा कटे पड़े द्वीप नहीं है, स्पष्ट द्वीप है, तथा भारत के जो द्वीप समूह है उनको उनकी स्थिति के अनुसार, किसके अनुसार? स्थिति के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। एक है तटीय द्वीप और दूसरा है दूरस्थ द्वीप। दूरस्थ द्वीप भारत के द्वीप समूहों को या द्वीपों को दो भागों में बांटा गया है। उनकी स्थिति के अनुसार वो कहाँ स्थित है, उस स्थिति के अनुसार उन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक तटीय द्वीप और दूसरा है दूरस्थ द्वीप। तटीय द्वीप उन द्वीपों को बोलते हैं जो तट के नजदीक है। जैसे मान लीजिए ये भारत की सीमा है, तो तट के जो नजदीक है, ये तट है, इस तट के जो नजदीक द्वीप होते हैं उनको बोलते हैं तटीय द्वीप। और एक होता है दूरस्थ। दूरस्थ का मतलब दूर स्थित, जो तटरेखा से दूर है। जैसे यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप है तो ये तट से काफी दूर है, इसलिए इनको बोलते हैं दूरस्थ द्वीप। और जैसे लक्षद्वीप है तो लक्षद्वीप तट के बिल्कुल नजदीक है, इसलिए इसको बोलते हैं तटीय द्वीप। क्या बोलते हैं? तटीय द्वीप। आई बात समझ में? यानी जो भारत के द्वीप समूह है उनको स्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक तटीय द्वीप और दूसरा है दूरस्थ द्वीप। तटीय द्वीप उसे कहते हैं जो तटों के समीप होते हैं, और दूरस्थ द्वीप वे द्वीप कहलाते हैं जो तटों से दूर स्थित होते हैं। ठीक है भाई, अब हम द्वीपों के बारे में विस्तार से चर्चा जो है वो बाद में करेंगे अगली क्लास में। तब तक इतना ही, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है उनको लिखते रहे साथ साथ, ताकि भूलो नहीं, भूलने की समस्या नहीं हो। तो जितनी चीज़ें पढ़ा दी है, 6वां भौतिक प्रदेश चल रहा है, इन 6 को कॉपी में आपको उतारना है। जो भी आपकी कॉपी है, रफ कॉपी है या फेयर कॉपी है, उसमें आपको इनको उतारना है
ताकि जब दोबारा पढ़ो तो एक ही जगह व्यवस्थित ये सारी चीज़ें मिल जाए। ठीक है, आज के लिए गुड बाय।